आज का टॉपिक हेमेटोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है और एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट्स आपके प्रैक्टिकल लाइफ में या जब आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन में लेबोरेटरी में वर्क करेंगे उस टाइम सबसे ज़्यादा काम आने वाले टॉपिक्स हैं। ये एक टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं वो चाहे तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इसको लिख भी सकते हैं फॉर फर्दर कंसर्न। प्रैक्टिकल का टॉपिक है प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल वर्किंग इन हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी। प्रिकॉशन इन लेबोरेटरी का मतलब यहाँ पे आता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं लेबोरेटरी में, हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हम कोई केमिकल के साथ डील कर रहे हैं, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ सैंपल के साथ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। जो सैंपल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है ह्यूमन ब्लड स्पेसिमेन और अदर फ्लूइड ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑफ ह्यूमन स्पेसिमेन। तो ह्यूमन ब्लड का या उससे रिलेटेड कोई भी स्पेसिमेन हम यूज़ करते हैं तो वी कंसीडर दैट एज अ पॉजिटिव सैंपल, और वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है वो डिपेंड करता है कि उसका टेस्ट क्या लगाया जा रहा है और वो पेशेंट कितना बीमार है। सपोज कोई पेशेंट अगर HIV पॉजिटिव है, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा जब आप उसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही आप बता पाएंगे कि हाँ भाई वो पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। इन केस अगर वो नेगेटिव है और आप बेयर हैंड से, जैसे मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहना है, कोई मास्क नहीं लगाया है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन किट में यानी PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे मैंने कोई नहीं पहना है, तो इस केस में अगर वो नेगेटिव है तब तो चलो रिस्क फैक्टर रिड्यूस हो गया, खत्म नहीं हुआ, रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो मैं कितना ज्यादा रिस्क जोन में काम कर रहा हूं उस केस में, वो कंसीडर को ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए जो हमारी प्रिकॉशंस हैं वर्किंग इन हेमेटोलॉजी लैब को आज हम वो समझेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट। लेबोरेटरी इज probably most hazardous place in any medical set। मतलब कोई भी आप जितना मेडिकल सेट है ना, सबसे ज्यादा हैजार्डियस प्लेस कहा जाता है। ओटी को भी इतना हैजार्डियस प्लेस नहीं कहा जाता। उसका रीजन है कि ओटी में जब कोई पेशेंट जाता है तो वहां के एम्प्लॉयज को या डॉक्टर को पता होता है कि ये इसके साथ में क्या बीमारी है, हम किस चीज का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या ऑपरेशन किस चीज का होने जा रहा है। सपोज किसी को कैंसर है, ठीक है, तो वो कैंसर आइडेंटिफाई हो चुका है लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी इसलिए मोस्ट हैजार्डस प्लेस कहा जाता है। किसी भी मेडिकल सेटअप में, कोई भी मेडिकल सेटअप है, वहां पे सबसे ज्यादा अगर कोई हैजार्डियस प्लेस है तो वो है मेडिकल लेबोरेटरी का। लेबोरेटरी वर्कर आर एक्सपोज्ड टू वैरायटी ऑफ हैजार्ड्स and hence must observe certain precautions to protect themselves from these as much as possible। लेबोरेटरी हैजार्ड में बहुत सारे हैजार्ड्स हैं। जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, अब जैसे टीबी की लेबोरेटरी होती है जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट किया जाता है। जैसे कॉमन टेस्ट की मैं बात बोलूँ तो जेड नेल्सन स्टेन या AFB स्टेन के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को चेक करते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में आता है। या आप CBC करते हैं किसी पेशेंट का, तो उसमें आपको बेसोफिल लिम्फोसाइट बढ़े हुए नज़र आते हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स बढ़े हुए नज़र आते हैं। तो जो अब ये सैंपल लिया गया, ठीक है, स्पूटम सैंपल लिया जा रहा है, ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, तो वो एक इन्फेक्शियस सैंपल लिया जा रहा है वहाँ से, ठीक है। वो एक्सपेसियस सैंपल जो है, वो हैजार्डियस सैंपल जो है वो एक्सपोज हो रहा है। सपोज ये माइक्रोबायोलॉजी की एक लेबोरेटरी है, तो यहाँ ये चीज एक्सपोज हो रही है। मैंने कोई कंटेनर खोला, सपोज इसमें कोई इन्फेक्शियस फ्लूइड है, मैं टेस्ट करने के लिए क्या करूंगा, इसकी कैप को ओपन करूंगा। ओपन किया तो ये एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आया, तो अगर ये एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आया तो इससे सराउंडेड इसके अंदर बैक्टीरिया वो भी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आए या मेरे हाथ में लगे, तो ये बहुत हैजार्डियस कंडीशन कॉज करता है। तो उससे हमें सेफ्टी किस किस से रखनी है, तो इन्फेक्टेड स्पेसिमेन। कुछ जो पुराने बच्चे ब्लड बैंक पढ़ रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक था प्रिकॉशन फ्रॉम बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोवा केमिकल्स एंड स्पेसिमेन। तो उसमें और इस लेक्चर में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज मिलेगी, तो वो बच्चे अपना कोरिलेट और अच्छे से कर पाएंगे। जो बाकी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें। इन्फेक्शन फ्रॉम स्पेसिमेन, तो सबसे पहला है आपका जो सैंपल आ रहा है उससे हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। मतलब जब हमें कंटेनर होल्ड करना है तो किस तरीके से होल्ड करना है, क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, कैप ओपनिंग पोजीशन कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे लाके आप कैप ओपन करके देख रहे हो, नहीं, एक
अ सर्टेन डिस्टेंस दूर होना चाहिए, मास्क पहना होना चाहिए, आई गॉगल होना चाहिए, हेयर कवर होना चाहिए, अगर फेस शील्ड है तो फेस शील्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई जोन फैक्टर में काम कर रहे हैं तो प्रॉपर पीपीई होना चाहिए, जिसमें आपका शू से लेके हेयर तक का पूरा कवरिंग रहती है। फिर आ जाते हैं डैमेजेस फ्रॉम केमिकल, मतलब जो आपके केमिकल्स हैं, यानी जो एसिड है, बेस है, या मिक्सचर है डिफरेंट केमिकल्स का, अल्कलाइन है, कुछ हर तरीके के टाइप के केमिकल यूज होते हैं। जैसे N/10 HCl हीमेटोलॉजी में यूज होता है आपका, वो बनाया जाता है सहालीज मेथड में, ठीक है। या आपके लाइस सेल्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ सेल्स हैं। तो ये सारे क्या है, अगर आपकी स्किन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी स्किन सरफेस को डैमेज कर सकते हैं, वहां हैजार्ड की कंडीशन कॉज हो सकती है, ठीक है। तीसरा उसके बाद आ जाता है आपका इक्विपमेंट्स को लेके, यानी फैसिलिटी इक्विपमेंट्स की बात करें तो जो इक्विपमेंट आप यूज करें, फॉर एग्जांपल भाई आप कोई मशीन यूज कर रहे हैं, तो उस मशीन की अगर आपको नॉलेज नहीं होगी और आपकी हैंडलिंग उसमें प्रॉपर नहीं होगी तो वो क्या क्या कॉज कर सकता है, वो हैजार्ड कॉज कर सकता है। शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गई सैंपलिंग की। ओवरलोडिंग के यहाँ मेरा मतलब है कि भाई 25 सैंपल के बाद या 250 या 3000 सैंपल या 1000 सैंपल के बाद आपको मशीन को ब्रेक देना था, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल आइटम है, वो हीट अप होता है, ठीक है। उसमें चिप्स सर्किट्स वगैरह, सर्किट वर्क कर रहा है, वो हीट अप हो रहा है कंटिन्यूसली। पिपिटिंग है, उसकी जो ग्रिपिंग है वो हीट हो रही है, अगर कंटिन्यू आप पिपिट करवा रहे हैं उससे ऑटोमेटेड मशीन से, तो जो उसकी एस्पिरेशन पिपिट है वो उसकी मोटर हीट हो रही है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको रेस्ट देना होता है मशीन को, अगर वो आपने नहीं दिया है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो सकते हैं, या फॉल्स रिजल्ट। सबसे जो इंपॉर्टेंट देखा जाता है वो है फॉल्स रिजल्ट। उसका रीजन क्या है, तो एक ही चैम्बर में एक क्यूवेट चैम्बर होता है जिसके अंदर आपका सैंपल आता है, रिएजेंट आता है, वो मिक्स होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिकल बीम से उसको डिडक्ट किया जाता है। ये मैं हेमेटोलॉजी सेल काउंटर का बता रहा हूँ, ठीक है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मोटा मोटा कि किस तरीके से वो वर्क करता है। फिर अलग अलग सेल आइडेंटिफाई करता है वो रीडर पे, ठीक है। लाइट बम्बार्ड हुई, सैंपल साइड से गिर रहा है, जैसे यहाँ से ये सैंपल गिर रहा है, ये मान लो स्क्रीन है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, तो जो सैंपल ऐसे आया, सपोज ये आया, यहाँ लाइट लगी, तो ये कितना बड़ा सेल का साइज रिकॉर्ड हुआ वो इस स्क्रीन पे रिकॉर्ड होगा, और वो फिर इलेक्ट्रॉनिकली आपके स्क्रीन पे रिजल्ट देगा कैलकुलेशन फॉर्मूलाज के साथ। तो वो सारा सर्किटिक यूज हो रहा है, वो हीट अप हो रहा है। अगर आपने उसको लॉन्ग टाइम तक रन करता रहा, कोई स्पेसिफिक जो रेस्ट टाइम होता है वो मशीन को नहीं दिया, या आपने रिएजेंट्स प्रॉपरली नहीं देखे, भाई आपने रिएजेंट रखा था वो फिनिश हो गया, मशीन ने बीप किया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सैंपल लॉट लगा दिया, तो उसमें एरर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या मान लो कोई क्लॉट फंस गया मशीन के अंदर, आपने उसको प्रॉपर क्लीन नहीं किया, नॉर्मल वॉश करके और रन कर दिया, तो कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आपकी मशीन डैमेज होती है, और उस डैमेज की वजह से लैब में हैजार्ड या फायरिंग कॉज होने को देखते हैं। अब इंडिविजुअली हम समझेंगे कि सबसे पहले स्पेसिमेन को लेके, ऑलमोस्ट ऑल स्पेसिमेन इन लेबोरेटरी आर फ्रॉम पेशेंट्स, मतलब हर एक जो हमारा स्पेसिमेन है वो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट से आता है। और मेडिकल लेबोरेटरी की बात की जाए, जिसमें ह्यूमन मेडिकल लेबोरेटरी की बात की जाए तो इंसान से आता है, और एनिमल मेडिकल लेबोरेटरी की बात की जाए तो जानवरों से आता है। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है वो आपका वर्टिनिटी लेबोरेटरी में भी काम करता है। वर्टिनिटी मतलब जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ भी काम करता है। आजकल जो ब्रीडिंग्स आ रही है, रिसर्च सेंटर्स में डेवलपमेंट हो रही है, या जो डिजीज फाइटिंग की जाती है, जैसे एंटीबॉडी एंटीजन बनाया जाता है, जैसे चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वहाँ भी एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन का रोल होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि BSc MLT करके आप डे फर्स्ट से वहाँ लग जाएंगे, नहीं, उसके लिए आपको हायर एजुकेशन इन मेडिकल लेबोरेटरी करना होता है, और आगे फर्दर स्टडी करनी होती है, लेकिन बेस आपका यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैजार्ड में आते हैं हम। इन्फेक्शियस हैजार्ड फ्रॉम स्पेसिमेन की बात की जाए तो सारे सैंपल जो है हमारे पेशेंट के थ्रू आते हैं, और सभी सैंपलों को हम अननोन सैंपल जो है हमारे पास, अननोन मतलब अगर मैंने आपको सैंपल दिया, मैं कहीं जाके ब्लड में, जैसे सपोज डॉक्टर लाल में, या किसी भी लेबोरेटरी मैक्स में, या थायरो केयर में, या पैथ काइंड में, लैब काइंड में, किसी में भी, एनी कोई प्राइवेट लेबोरेटरी है, मैं अपना सैंपल देता हूँ, तो दैट सैंपल इज अननोन फॉर द एनवायरमेंट और दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो नोन नहीं है मेरे सैंपल। सपोज मुझे ब्लड ग्रुप ही कराना है और मैंने HIV टेस्ट नहीं कराया, फॉर एग्जांपल मैं HIV अगर पॉजिटिव हूँ और मैंने सिर्फ ब्लड ग्रुप ले दिया है, तो अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन लेके टेस्ट नहीं करेंगे जो टेक्नीशियन है,
तो चांसेस हैं, सपोज कहीं उसके हाथ में कट लगा हुआ है, कोई स्क्रैच है, कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन है, या नेल्स के पास स्किन पील होने की वजह से कोई ओपनिंग स्किन की रह गई है, तो वहां क्या होगा, जब वो मेरे सेल से या सीरम या प्लाज्मा से ब्लड क्रॉस चेक करके उसको ब्लड ग्रुपिंग कर रहा होगा, और इन केस उसके बेयर हैंड पे मेरा सैंपल गिरता है, तो वहां रिस्क फैक्टर उसका पॉजिटिव होने का बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही ब्लड के कुछ डिजीज हैं, जैसे कि आपके HIV है, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, और आपका हीमोग्रामिक फीवर, ये जो है ये बहुत जल्दी डिजीज कॉज करते हैं पर्सन को, अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी के ब्लड से आता है। दूसरा स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन में देखा गया, जब हम जनरल रूटीन स्टूल टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग स्लाइड भी बनाते हैं आयोडीन के साथ, नॉर्मल सलाइन के साथ स्लाइड बनाते हैं। तो स्लाइड बनाते वक्त जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, या जो आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखा होगा कई बार आपके ग्लव्स पे हल्का सा स्टूल का कुछ पार्ट या मिक्सचर लग जाता है। अगर वही आप बियर हैंड से कर रहे होंगे, तो वो बैक्टीरिया आपके हाथ में अटैच हो रहा है, और बैक्टीरिया आपका इमीडिएटली आप खाली कहेंगे कि मैंने पानी से हाथ धो लिया और साफ हो गया, तो वो चीज़ नहीं है। आपको प्रॉपर स्टरलाइजेशन या सैनिटाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। इसमें भी टाइफाइड बैक्टीरिया जो है, जैसे साल्मोनेला है, ठीक है, ये जो स्टूल में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली मूव कर जाता है। फिर आपका डेंट्रिक है, जो कि सिग्नेला बैक्टीरिया है, ये मूव करता है। फिर आपका कॉलरिया डिप्थीरियम है, वो देखा जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे साइटिक बैक्टीरियाज हैं, जो कि क्या है, ये स्टूल के थ्रू एनवायरनमेंट में स्प्रेड कर जाते हैं, अगर आपने उसको प्रॉपरली वहाँ डील नहीं किया होगा, ठीक है। ये भी एक हैजार्डियस कंडीशन कॉज कर सकता है। अगर आप जब स्टूल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, सपोज स्टूल में आप बैक्टीरिया टेस्ट कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, या कोई अदर पस सेल, एपिथेलियल सेल, या कुछ और देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ आपने स्टूल का जो सैम्पलिंग है वो प्रॉपरली लिड क्लोज नहीं किया है, या एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक एक्सपोज हो गया है, कोई एक्सपेरिमेंट करता हुआ, या गिर गया कहीं पे, उसको प्रॉपरली आपने क्लीन नहीं किया, ठीक है, या आप माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे हैं, आपने उसके काम करने के बाद उसको अगर वहाँ प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, और बेयर हैंड से गलती से कभी किसी का हाथ लग जाता है, बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव कर रहा है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, जैसे वो ह्यूमन कांटेक्ट में आएगा तो वो ग्रो करने लगेगा, और पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या होगा, हार्मफुल हैजार्डियस कंडीशन कॉज करेगा। उसके बाद सेम एज स्टूल की तरह ही स्पूटम और यूरिन का भी सेम ही कंडीशन है, ये भी बहुत ज़्यादा हैजार्डियस हो जाता है। इन दैट केस अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट के कंडीशन का आपके पास सैंपल आया है लेबोरेटरी में, और सबसे ज़्यादा जो स्पूटम है वो ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड करने में, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा ये हैजार्ड कंडीशन कॉज करता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन भी है तो उसको भी वो चीज़ होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हैजार्ड फ्रॉम केमिकल्स की। तो हैजार्ड फ्रॉम केमिकल की बात करेंगे तो सबसे पहला आपका हैजार्डियस केमिकल जो आता है वो है आपका एसिड्स। तो हमारे लेबोरेटरी में HCl भी यूज़ हो रहा है, हमारी लेबोरेटरी में सल्फ्यूरिक एसिड है, या आपका H2SO4 है। ये दो एक मेजर एसिडिक होते हैं जो 95% एब्सोल्यूट अल्कोहल कंडीशन में आते हैं। हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कंसंट्रेशन में अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट हम इसको परफॉर्म करते हैं। या कई सारे अल्कलाइन है, या आयोडीन्स हैं, या आपका स्पिरिट है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा हैजार्डियस कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्पिरिट की कोई बॉटल एक हाइट पे रख रखी है, सपोज हाइट है उसकी, और वो बॉटल जो है आपने उसका लिड ओपन रह गया है, या कहीं से कुछ लीकेज है, उठाते वक्त अगर आपने मान लो गॉगल्स या फेस शील्ड नहीं पहनी है और वो आपके फेस पे गिर जाए तो आपकी आई डैमेज कर सकता है, आपका फेस डैमेज कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर कोई एसिडिक बॉटल में भी सेम ही, अगर आपने हीटिंग जगह पे कोई एसिडिक बॉटल रख दिया है तो वो रिएक्ट करके वो ब्लास्ट भी कर सकता है। कोई फ्लेमेबल केमिकल है, सपोज इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एब्सोल्यूट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, कोई भी आपके अल्कोहल्स कंडीशन जो हाईली, या स्पिरिट, ठीक है, बहुत जल्दी फायर आग कैच कर लेते हैं। तो ये अगर आपने कहीं ऐसी जगह रख दिया जहाँ शॉर्ट सर्किट के चांसेस हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह रख दिया जहाँ हीट जनरेट हो रही है बहुत ज़्यादा सराउंड्स में, जैसे मशीनरीज है वो हीट एक्सपोज करती हैं, तो सपोज उसी के सराउंड में कहीं रख दिया जहाँ हीट बहुत ज़्यादा आ रही है तो वहाँ आग पकड़ने के चांसेस हैं। जैसे स्प्रिट लैम्प है, सपोज आप यूज़ करते हैं, बंसन बर्नर हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में,
अलग अलग लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे अगर आपने कोई फ्लेमेबल चीज़ रख दी तो वो उससे क्या होगा, फायर एक्सीडेंट या हैजार्ड देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद आ जाते हैं आपका दूसरा, टॉक्सिक गैसेस जो रिलीज होती हैं। कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कई ऐसे केमिकल हैं जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके फ्यूमिगेट हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं एनवायरनमेंट में, तो वो एक टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं, हैजार्डियस गैस रिलीज करने लगते हैं। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए जो स्टोरेज पार्ट है स्पेशली लेबोरेटरी में, कि आपको केमिकल किस तरीके से कौन से कंटेनर में कितने टेम्परेचर में स्टोर करना है, वो भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अंडर स्टोरेज ऑफ केमिकल्स इन लेबोरेटरी के अंडर में आता है, जिसमें आपका एसओपी में ये सिखाया जाता है कि आपको HCl है, एसिडिक केमिकल है, तो कौन से कंटेनर में रहेगा, डार्क में रहेगा, लाइट में रहेगा, ग्लास कंटेनर में रहेगा, क्वार्ट्ज में रहेगा, या प्लास्टिक में रहेगा, या वुडन कंटेनर में रहेगा, या कोई मेटालिक कंटेनर में रहेगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं हैजार्ड फ्रॉम फैकल्टेटिव ग्लासवेयर्स की बात कर लें, जैसे जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वहाँ, उससे हमें क्या क्या जो हैजार्ड्स हैं वो फेस करने को मिल सकते हैं। ग्लासवेयर्स में सबसे कॉमन हैजार्ड देखा जाता है कि ब्रेकेज का। आप कोई केमिकल हीट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई टेस्ट ट्यूब में, सिंपल बताऊं तो मैं बेनेडिक्ट से आप शुगर कर रहे हैं, सपोज यूरिन शुगर कर रहे हैं आप, ठीक है, और आप बेनेडिक्ट रिएजेंट हीट कर रहे हैं और आपको प्रॉपरली हीटिंग का प्रोसीजर नहीं पता है या आप स्किप कर गए हैं, तो आप अगर ज़्यादा हीट कर देते हैं या पर्टिकुलर एक ग्लास के सरफेस पे हीटिंग इफेक्ट, फ्लेमिंग का इफेक्ट ज़्यादा आ जाता है, तो वो ब्लास्ट कर सकता है, वो ब्रेक हो सकता है। और उस केस में अगर सेम है जैसे अगर आपने पीपी नहीं पहनी है तो आपकी बॉडी को भी हार्म हो सकता है, और साथ ही साथ में सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैजार्डियस कंडीशन हो सकती है। दूसरी चीज़ है, जैसे आप कोई केमिकल मिक्स कर रहे हैं और उसको हीट इफेक्ट दे रहे हैं, उस केस में भी अगर आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है या नॉलेज नहीं है कि भाई इस पर्टिकुलर केमिकल को कितनी देर तक हीट अप करना होता है, तो उस केस में भी क्या होगा, हैजार्डियस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स में, जैसे आपका सेंट्रीफ्यूज है, रोटेटर है, स्लाइड वार्मर है, और सेल काउंटर है। तो एक एक करके छोटा छोटा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, समझिएगा। सेंट्रीफ्यूज की बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहला सेंट्रीफ्यूज में होता है बैलेंसिंग एंड ऑपरेशन, यानी सेंट्रीफ्यूज का एप्लीकेशन, ऑपरेशन आप कैसे करते हैं, आपको बैलेंसिंग उसमें आती है कि नहीं आती है, उसमें कितना लोड सैंपल आपका होना चाहिए। जैसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई अगर 5 ml का हमारा एक कंटेनर है, 5 ml का दूसरा कंटेनर है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसके अंदर एक्यूरेट सेम अमाउंट में स्पेसिमेन होना चाहिए, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होल्डर के ट्यूब में प्रॉपरली कैप्ड होना चाहिए। फिर उसका जो अपर लिड है वो प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए, टाइमर एक्यूरेट टाइम होना चाहिए, हाई स्पीड या लो स्पीड का ध्यान रखना होता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्रोसीजर कि आप क्या सेपरेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद जब वो रोटेटर चल रहा है तो इमीडिएटली उसको नहीं रोकना है, या जब वो रोटेट कर रहा है इमीडिएटली उसका गेट डोर ओपन नहीं करना है, जब तक वो स्टैग्नेंट नहीं हो जाता, रुक नहीं जाता, तब तक वो आपको ओपन नहीं करना होता। तीसरा, वो ऐसे प्लेस पे होना चाहिए जिसके सराउंडिंग्स में कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, क्योंकि वो वाइब्रेट करता है। जब सेंट्रीफ्यूज आपका रन करता है तो एक वाइब्रेशन कॉज करता है। अगर उसी टेबल पे आपका कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट रहेगा या कोई ग्लासवेयर ऐसा पड़ा है, तो वो वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, वो टेबल से सरकना शुरू हो जाएगा। आपका भी देखना कि टेबल, अगर कोई आपका फोन ही है, सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप फोन को वाइब्रेशन बोर्ड में रख के टेबल पे रख दीजिए, वो मूव करता है, राइट लेफ्ट अप डाउन कहीं पे भी मूव करेगा वो, ठीक है, डायरेक्शन वाइज कहीं पे भी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पे भी मूव करने लगेगा। तो जिधर वो मूव करेगा वो फर्दर मूव करता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब वो एंड टेबल से गिर जाएगा, ध्यान नहीं रहा। तो ऐसे सेंट्रीफ्यूज जब वो वाइब्रेट करता है और सराउंडिंग्स में अगर कोई उसके सैंपल या स्पेसिमेन, कोई ऐसा कंटेनर जो नीचे गिरते ही टूट जाए, ग्लासवेयर कंटेनर्स होगा, तो वो वहां पे एक हैजार्डियस कंडीशन कॉज करेगा, तो वो वहां पे ध्यान रखना होता है। उसके बाद मैंने बताया रोटेटर, यानी जो सैंपल को रोटेट करता है, जैसे EDTA का सैंपल स्पेशली मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि सेल काउंटर में रन करने से पहले हम सैंपल को अच्छी से मिक्सअप करते हैं। तो वो मिक्स करने के लिए क्या होता है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब्स होती है उसको ऐसे रोटेटर पे रख दिया जाता है, वो इस तरीके से उसको
मूव करती रहती है प्रॉपरली, तो उसमें जो है प्रॉपरली प्लेसिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस उठा के डाल दिया, कोई कहीं फंस गया, मतलब गैपिंग में कहीं फंस जाता है, उसके लिड ओपन हो गई गलती से, तो वो सारी चीज़ें एक हैजार्डियस कंडीशन कॉज कर सकती है वहाँ पे। उसके बाद आपका मैंने बताया था कि जो सेल काउंटर है, तो सेल काउंटर में अगेन कहीं पे कोई आसपास में उसके फ्लेमेबल केमिकल नहीं होना चाहिए, स्पेशली जहाँ से वो हीट एग्जिट आउट कर रहा है मशीन्स की। ठीक है, उसके जो उसका अंदर चैम्बर है उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्लीन करना है। एक पर्टिकुलर सैंपल, लोड ऑफ सैंपल के बाद अगर मशीन को रेस्ट का उसमें आपके लिटरेचर बुक में दिया हुआ है, तो कितने टाइम के लिए बंद रखना है, कितने टाइम के लिए कैलिब्रेट करना है, कितने सैंपल के बाद आपको स्टैंडर्ड रन करना है या कंट्रोल रन करना है, वो सारा आपका क्वालिटी मेंटेनेंस के अंडर में सारा आता है। और ये सारा आपको हैजार्डियस कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं। अब आ जाते हैं, ये तो हो गई आपकी हैजार्डियस कंडीशन के बारे में। अब इससे हम प्रिकॉशंस कैसे लेंगे और क्या तरीके हैं कि हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल को लेके समझेंगे कि भाई हमारे पास जो ब्लड सैंपल, स्पूटम सैंपल, स्टूल सैंपल, CSF फ्लूइड, वॉमिट, वाउंड का पस सैंपल, कुछ भी कोई भी अगर सैंपल आ रहा है तो हम उसको कैसे ट्रीट करें कि हमारे ऊपर जो रिस्क फैक्टर है, हैजार्डियस फैक्टर है, वो रिड्यूस हो जाए, मिनिमम से मिनिमम हो जाए। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी सैंपल आ रहा है सबसे पहले उसको हैंडलिंग, सैंपल हैंडलिंग जो की जाती है, उसमें हैंडलिंग में आप अपने आप को पहले रिकॉर्ड करेंगे। वो किससे करेंगे? तो ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, शील्ड होनी चाहिए। मैं अगर एक टर्म में उसको बोलूं तो आपके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स या इक्विपमेंट प्रॉपर आपको वेयर करने होते हैं। उसके बाद जब आप उस सैंपलिंग की लेबलिंग कर रहे हैं तो उसका लिड वगैरह प्रॉपर चेक करें कि भाई लिड, पेशेंट जैसे यूरिन सैंपल पेशेंट हमें कलेक्ट करके देता है, हम खुद नहीं कलेक्ट करते हैं, या स्टूल सैंपल हमें पेशेंट कलेक्ट करके देता है, तो वहां पे लिड जरूर चेक करना है, अमाउंट जरूर चेक करना है कि अमाउंट जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आया, ओवरफ्लो अमाउंट तो नहीं आया है या कम तो नहीं आया है, जिससे हम अपनी हैजार्डियस कंडीशन को भी रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ में हमारा जो सैंपल रिजेक्शन और एक्सेप्ट का जो रेशियो है वो भी सही होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, ब्लड सैंपल से रिलेटेड अगर मैं बोलूं तो ब्लड सैंपल को कभी भी डील करना होता है तो हमेशा आपको PPE, अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर आपको पहनना है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, उसको जरूर फॉलो करना है। ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है जब मैं जाता हूँ कहीं देखता हूँ, तो जहाँ कलेक्शन एरिया है खासकर, वहाँ पे जो फ्लैबॉटमिस्ट होते हैं वो कई बार बिना ग्लव्स पहने भी सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, या नर्सिंग स्टाफ में भी मैंने देखा है। तो प्लीज़ आप ये लोग प्रैक्टिस, इस तरीके की प्रैक्टिस अवॉइड करें। ये आप ही के लोगों के लिए है, स्पेशली फॉर मेडिकल लेबोरेटरीज। ये अपने आप को सेफ रखने के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो ग्लव्स और मास्क, ये दो चीज़ कॉमनली एटलीस्ट आप यूज़ करें, और पॉसिबल रहे तो PPE ज़रूर पहने। वर्किंग करते वक्त किसी भी आप सैंपल का वर्क कर रहे हैं, कोई भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, आप उसी को फॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट को परफॉर्म करें। इन केस ऑफ एनी मिसगाइडेंस, या कोई अगर आप कोई बोलता है नहीं नहीं इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ड्रॉप ही तो डालना है। ज़्यादातर ये देखा जाता है जो आप कार्ड टेस्ट करते हैं, जैसे आप HIV का ट्राइडॉट करते हैं, या आजकल रैपिड कार्ड टेस्ट बहुत सारे HIV के आ रहे हैं या HCV के आ रहे हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, आपने सैंपल इमीडिएटली 4-5 सैंपल लगातार लाइन से खोल दिया, आप एक ही ड्रॉप से आप सारे सैंपल रन कर रहे हैं, या आप ड्रॉप चेंज भी कर रहे हैं तो आपने ग्लव्स नहीं पहना है, आपका जो टेबल है वो प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है सैंपल बाहर भी गिर जाता है ड्रॉपिंग करते वक्त। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अपना ये ध्यान रख सकते हैं कि हमेशा आप प्रॉपर अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स को पहने, और साथ ही साथ में क्या करना है आपको अपना जो वर्किंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए चलना है। कभी भी ईटिंग ड्रिंकिंग अवॉइड करनी होती है सेफ्टी में। ईटिंग ड्रिंकिंग का ये हैबिट है कि आपकी नॉर्मल वर्क प्लेस नहीं है, आपका कोई ऑफिस नहीं है जहां आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं या आप पेन पेपर पे वर्क कर रहे हैं, आप सैंपल हैं, आप हैजार्डियस एनवायरनमेंट में हैं, तो वहाँ ईटिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करना है। बार बार अपने हाथ को आईज, नोज, माउथ या ईयर के कॉन्टेक्ट में लाने से अवॉइड करना है। जैसे ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि पेपर को फोल्ड करना है तो हाथ से अपने मतलब जीभ से उसको लिक किया, मतलब हल्का सा गीला किया और उसी से पेपर को मतलब मूव कर दिया। तो ये चीजें अवॉइड करनी होती है। कई बार लोग क्या आते हैं खुद आंख में ईचिंग सी हुई, बस हाथ में
यहीं आप पिपेट से काम कर रहे हैं, इसी हाथ से बस लगे हुए हाथ को पूरा आंखों को मसल दिया, नहीं, ये चीज़ें अवॉइड करनी होती है हमेशा। सैनिटाइज, टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन प्रोसेस, आपका हैंड वॉश का जो प्रोसीजर बताया गया है आप लोगों को मेडिकल लेबोरेटरी में, सैनिटाइजर में भी उस स्टेप्स को एटलीस्ट आप फॉलो करें जिसमें आपका हैंड रब है, फ्रंट है, बैक है, ऑल फिंगर का है, टिप्स का ट्विस्टिंग है, इंडिविजुअली फिंगर का क्लीनिंग है, ये जरूर आप सैनिटाइजेशन में भी इस प्रोसीजर को, इस स्टेप्स को फॉलो करते रहें। साथ ही साथ में वर्किंग टेबल पे जब आप डे मॉर्निंग में जाते हैं, या जो भी आपका मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट ड्यूटी है, जो आपकी वर्किंग टेबल है, सपोज आपका यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिमेन रखे हुए हैं, तो जाने स्टार्ट करने से पहले और ख़त्म करने के बाद दोनों टाइम के आपको क्लीनिंग प्रोसेस जरूर करना होता है। क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने पानी से क्लीन करना, नहीं, इट्स अ प्रॉपर स्टेलाइजेशन प्रोसेस, जो कि आपका आइदर आप इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से आप क्लीन करते हैं। क्या क्या क्लीन करना होता है, जैसे आपको आपकी जो पिपेट्स है, माइक्रो पिपेट्स, आप उसको क्लीन करते हैं। आपका जो वर्किंग पैड है, ठीक है, जिस पे आप पेन या पेंसिल है उसको क्लीन करते हैं, आपके टेबल का सरफेस है आप उसको क्लीन करते हैं। ये क्लीन क्यों किया जाता है कि आपका जो हैजार्डियस कंडीशन है वो रिड्यूस हो जाए। देखो, लेबोरेटरी में आप हैजार्डियस कंडीशन को बिल्कुल निग्लिजेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, रिड्यूस से रिड्यूस किया जा सकता है और उससे सेफ्टी रखी जा सकती है। तो आज का लेक्चर यही था आपका, प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल वर्किंग इन हेमेटोलॉजी लैब, जिसके अंदर आप लोगों ने 3 मेजर प्रिकॉशंस को आपने समझा, जो कि एक सैंपल से होने वाला हैजार्डियस कंडीशन था, एक आपके केमिकल से, और उसके बाद आपके इंस्ट्रूमेंटेशन से। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। पढ़ते रहिए, एंजॉय द डे।